हेलो नमस्कार सबको। कार्तिक दिस साइड आ चुका हूँ अपने पहले केस के साथ, प्रियांशी माटो मर्डर एंड रेप केस। ऐसा केस जिसने इंडियन जुडिशरी पर सवाल खड़े कर दिए थे। इस पर सवाल खड़े कर दिए थे कि इज़ रियली एवरीवन इक्वल बिफोर द लॉ। जहाँ जज को मालूम होते हुए कि गुनहगार कौन है, कौन आरोपी है, फिर भी उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया था। आइए जानते हैं क्या हुआ था 23 जनवरी 1996 के दिन, जिसने पूरे देश में मानो सनसनी से बना दी हो। प्रियांशी माटो, जिनका जन्म 23 जुलाई 1970 को जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था। श्रीनगर से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर और बीकॉम कश्मीर से कर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी कंप्लीट करके लॉयर बनने का सपना ले वो दिल्ली आ गई थी, पर उनका सपना उनकी मौत के साथ समाप्त हो गया। प्रियांशी माटो के कॉलेज के एक सीनियर संतोष सिंह, जिनके पिता इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, जिस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा घमंड था। प्रियांशी जी को देख संतोष उन पर फिदा हो गए थे। संतोष ने जब अपने प्यार का इजहार प्रियांशी को किया तो उन्होंने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, जो बात संतोष के ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। प्रियांशी के प्रपोजल रिजेक्ट करने के बाद भी संतोष उनके पीछे लगे रहे। कॉलेज से संतोष पास आउट होने के बावजूद उन्होंने प्रियांशी का पीछा नहीं छोड़ा। आखिर में प्रियांशी ने पुलिस की मदद लेने का फैसला किया, पर वहाँ भी ये जानकर कि संतोष के पिता आईजी हैं, पुलिस ने भी कोई खास स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। संतोष के ना रुकने के कारण और दोबारा वही सब व्यवहार के कारण प्रियांशी ने दोबारा पुलिस कंप्लेंट की, जिसमें इस बार पुलिस ने संतोष को थाने बुलाया, जिस पर संतोष ने भी बोला कि अब ये दोबारा नहीं होगा। और प्रियांशी को पुलिस ने एक कार्ड भी प्रोवाइड किया था, जो कि हेड कांस्टेबल थे। इतना सब होने के बावजूद संतोष अपने हरकत से बाज नहीं आया। उल्टा उसने प्रियांशी पर इस चीज़ का कंप्लेंट कर दिया कि वो एक साथ दो डिग्री कर रही है। प्रियांशी ने इस चीज़ का सबूत देकर साबित कर दिया कि उस पर लगाए हुए एलिगेशन फेक हैं। फिर आया वो 23 जनवरी का दिन, जब हेड कांस्टेबल अपने ड्यूटी पर आने में लेट हो गए। उसी दिन संतोष सिंह प्रियांशी के घर आ पहुँचे, जहाँ गेट पर उन्हें प्रियांशी के सर्वेंट ने संतोष को अंदर आने से मना कर दिया, क्योंकि वो भी इस बारे में जानता था। पर संतोष के बोलने पर कि वो सब कुछ ख़त्म और सही करने आया है, उसे अंदर आने दिया और वो कुत्ते को घुमाने चला गया। सर्वेंट और कांस्टेबल जब एक साथ वापस आते हैं तो उन्होंने जो देखा उनके लिए बहुत हैरान करने वाला मंजर था। उन्होंने प्रियांशी की लाश बेड के नीचे देखी। ये देखते ही वो दोनों घबरा गए और तुरंत पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया गया। प्रियांशी के लाश के पास कुछ शीशे के टुकड़े मिले गए थे और पास में पड़ा एक हीटर। गले के निशान देखकर मालूम चल रहा था कि उसकी मौत हीटर के वायर से दबाकर की गई है। ये सब देखने के बाद सीधा शक और प्रियांशी की मां का बयान देने के बाद संतोष सिंह को अरेस्ट कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन में जो शीशा मिला था वो फोरेंसिक टेस्ट होने के बाद मालूम चला कि वो शीशा हेलमेट का था। लेकिन असली खेल तो अब चालू होना था, जब रिपोर्ट में यह बताया गया कि प्रियांशी का रेप ही नहीं हुआ है। जो खून उसके अंडरवेयर में मिले थे वो संतोष के टेस्ट करने के लिए दिए हुए ब्लड थे, जो इस केस में संतोष को फंसाने के लिए वहाँ लगाए गए थे। पुलिस के इस रिपोर्ट के बाद सबको जैसे सदमा सा लग गया हो, यहाँ तक कि संतोष के आने जाने तक का बयान किसी से नहीं लिया गया। आफ्टर ऑल जब सारा केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाता है, जिनके जज जीपी थरेजा ने लैक ऑफ एविडेंस एंड बेनिफिट ऑफ डाउट के कारण संतोष सिंह को रिहा कर दिया था। जीपी थरेजा जी का कहना था कि मैं जानता हूँ कि संतोष ने एक क्राइम कमिट किया है, बट मे बी ड्यू टू हिज फादर पोजीशन ऑफ आईजी, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने एविडेंस के साथ छेड़छाड़ किया है। आफ्टर ऑल आई हैव टू ऑल्सो वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। इस जजमेंट के बाद मानो पूरे देश में खलबली सी मच गई हो। दिन दहाड़े किसी की बेटी का रेप मर्डर उसी के घर में होता और उसके अपराधी कौन है जानते हुए भी वो बाहर था। लोगों का दुख अब गुस्से में बदलना शुरू हो गया था। सिर्फ इंडियन जुडिशरी की नहीं, ये इंसानियत की भी हार थी। सारे सबूत मानो जैसे चीख चीख कर बोल रहे हो कि गुनहगार कौन है, पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा था। किसी भी क्राइम करने और उसको क्राइम मानने के 3 रीजन होते हैं। पहला, मोटिव, जो संतोष के पास पूरी तरह से था। उसके ईगो को हर्ट करना, उसके खिलाफ कंप्लेंट करना, उसके बेइज्जती करना, ये सीधा मोटिव था। दूसरा चीज़ होता है एविडेंस। संतोष के वहाँ आने से लेकर उसके हेलमेट के टूटे हुए शीशे और उस पर प्रियांशी जी का ब्लड पाना सीधा इशारा कर रहे थे कि ये क्राइम किसने किया है। तीसरा, अपॉर्चुनिटी। प्रियांशी के घर में अकेले पाना उसके लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी था। ये सब होने के बावजूद वो खुलेआम घूम रहा था। लोगों के प्रोटेस्ट और कुछ लोगों के हार न मानने के कारण ये केस आखिरकार सीबीआई को सौंप दिया गया, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट के जजमेंट को सीबीआई ने चैलेंज किया। सीबीआई के सही से जांच करने पर और सही से बयान लेने के बाद और संतोष के डीएनए तथा प्रियांशी में पाए जाने वाले सीमन के डीएनए को जब मैच किया गया, ये बात तो खुलासा हो चुका था कि उनका रेप
हुआ था और रेप करने वाला और कोई नहीं, वो संतोष सिंह ही था। आखिरकार हुआ क्या था? आखिरकार संतोष के अंदर जाने के बाद वहाँ पर ऐसा क्या हुआ? तो जहाँ तक का बयान लिया गया था, ये बात खुलासा हुआ था कि संतोष अंदर जाने के साथ बात कर रहे थे। बात करते करते कुछ हीटेड मूवमेंट हुए, जहाँ पर संतोष ने गुस्से में अपने हेलमेट से प्रियांशी के चेहरे पर 14 बार वार किए। ऐसे वार किए कि प्रियांशी का चेहरा पहचानने लायक नहीं बचा था। उसके बाद उन्होंने उनका रेप किया और आखिर में वहाँ पड़े हुए हीटर को उठाया और हीटर के तार से उनके गले में बांधकर कसकर तिन के उनका सांस रोककर उनकी जान ले ली गई। और ये सारा बयान जब पूरी तरह से हुआ तो आखिरकार हाई कोर्ट ने सारे सबूत और गवाहों को देखते हुए फाइनली 6 साल बाद संतोष को फांसी की सज़ा सुना दी, जिस पर संतोष ने आगे चल सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया, जहां पर उनकी सज़ा फांसी से कम होकर उम्र कैद की हो गई। देर ही सही, पर प्रियांशु जी को उनका इंसाफ जरूर मिल गया। आई होप मेरी पहली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आगे चलते चलते मैं अपनी ऐप में इम्प्रूवमेंट जरूर करूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आते रहूँगा ऐसे ऐसे अपने कंटेंट के साथ। थैंक यू।